डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा लैग्रेंज इक्वेशन सोल्व करने का एक और मेथड, जिसको मैंने यहाँ पर टाइप नंबर 3 लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है वी हैव टू डिटरमाइन टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जिसमें मैंने एक सॉल्यूशन को नाम दिया है u = c1 और v = c2। आप इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस 2 लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में इन चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए मुझे दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो तरीका कुछ ये था मेरे पास, ये लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पर मैंने ये तो लैग्रेंज इक्वेशन लिखा हुआ है और ये लिखी हुई इसकी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये आप ठीक तरह से जानते हैं। तो ये हमारे पास लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब टाइप नंबर 3 कब एग्जिस्ट करेगा उसी के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो तरीका ये होता था कि यहाँ पर मेरे पास ये 3 मेंबर है या 3 फ्रैक्शन है, तो हम करते क्या है, इन मेंबर की हेल्प से, जैसे फर्स्ट और सेकंड पेयर या सेकंड एंड थर्ड पेयर फ्रैक्शंस, सॉरी, और फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, ये मेरे पास कुल मिलाकर कितनी चॉइस है? 3 चॉइस। मैं इनमें से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करूं एक बार में और उनको सोल्व कर कर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और आपने फाइंड कर लिया इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को। तो यानी आपके पास 3 चॉइस हैं, अगर किन्हीं 2 चॉइस से भी आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाती है तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो रही एक बात। इसके बाद सेकंड मेथड में मैंने ये बताया था कि मान लीजिए आपका एक ही सॉल्यूशन मिला, u = c1 ही मिला और v = c2 आपको सेलेक्ट करने पर नहीं मिल पाया। तो कई बार क्या होता है, जो पहला सॉल्यूशन है वो दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड करने में हेल्प करता है, हम उसकी मदद से v = c2 निकाल सकते हैं। तो ये था टाइप नंबर 3। अब ये इस वाले मेथड में क्या होगा कि मान लीजिए आपको, मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, आपको कोई एक सॉल्यूशन मिला या एक भी नहीं मिला। क्लियर है? आपने फर्स्ट और सेकंड उठाया, मान लीजिए रिजेक्ट हो गया। आपने सेकंड और थर्ड उठाया और ये भी रिजेक्ट हो गया, यानी सोल्व नहीं कर पाए। और आपने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लिया और ये भी रिजेक्ट हो गया, आप सोल्व नहीं कर पाए। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम एक मेंबर और बढ़ा देंगे, एक मेंबर और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो मेंबर हम बढ़ाएंगे इसके लिए यूज करेंगे हम मल्टीप्लायर्स, और इसलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। डिस्कस करेंगे कैसे यूज करेंगे, लेकिन इस मेंबर को बढ़ाने से फायदा क्या होगा ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले आपके पास क्या थे? 3 मेंबर थे और 3 मेंबर में से किन्हीं 2 मेंबर को सेलेक्ट करने के आपके पास कितनी चॉइस थी? 3। कितनी चॉइस थी? 3। मान लीजिए आपके पास 3 की जगह 4 मेंबर हो जाए। कितने मेंबर हो जाए? 4। तो अब आपके पास जो चॉइस है वो बढ़ गई। कितनी चॉइस हो गई? 4 मेंबर में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करने के आपके पास टोटल कितने तरीके होंगे? 6 मेथड होंगे। कौन कौन से होंगे? आप फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड ले सकते हैं, सेकंड एंड फोर्थ ले सकते हैं। इसके अलावा यह कुल मिला के 5 मेथड हो गए। इसके अलावा आप थर्ड एंड फोर्थ ले सकते हैं। यानी अब आपके पास 6 चॉइस है, कुल मिलाकर 6 चॉइस आपके पास है। और इसका मतलब ये हुआ अब u = c1 या v = c2 फाइंड करना आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि पहले मैं आपके पास 3 चॉइस से 2 मेंबर फाइंड करने थे, अब आपको 6 चॉइस में से 2 मेंबर यानी 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने। तो ये मेथड का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर आपके पास चॉइस कम पड़ रही है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए, मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए और कहा जाए कि 3 क्वेश्चन है, इनमें से आप कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने का मतलब कोई 2 रिलेशन आप इसमें से फाइंड करो, फर्स्ट और सेकंड ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट एंड थर्ड ले लो। लेकिन मान लीजिए आप ये सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो टीचर ने क्या किया कि एक क्वेश्चन उसमें और बढ़ा दिया। अब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हो गए कितने? 4। अब आपसे कहा जाए कि अब फिर आप इनमें से कोई 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तो काम पहले से आसान हुआ या मुश्किल हुआ? अब काम आसान है। पहले मुझे 3 प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी थी, अब मुझे 4 प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी, यानी काम मेरा आसान हो गया। अब जरूरी नहीं है एक ही मेंबर बढ़ाएंगे, मेरा मन करेगा अगर मुझे अब भी डिफिकल्टी आ रही है तो मैं एक मेंबर और बढ़ा दूंगा, तो हो जाएंगे 5 मेंबर। अब 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक रिलेशन और बढ़ा देंगे, एक मेंबर और बढ़ा देंगे, तो मेरे पास हो जाएंगे टोटल 6 मेंबर। अब उसमें से मैं कोई 2 मेंबर सेलेक्ट करूंगा। तो ये मेंबर हम किस तरह बढ़ाएंगे, इसी का नाम है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, और यही मैं टाइप नंबर 3 में करने वाला हूं।
तो क्या करेंगे यहां पर, ध्यान देंगे इन दिस मेथड, बल्कि मैं ये भी लिख देता हूं कि क्यों मैं इसका यूज कर रहा हूं। इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ पेयर फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अच्छा, सेलेक्ट करना मुश्किल काम नहीं है, ऐसा मेंबर जिसको मैं सोल्व भी कर पाऊं, ये मतलब है। इट इज इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ पेयर फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन देन वी यूज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और बढ़ा देता हूं, इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ सोल्वेबल, यानी जिसको सोल्व किया जा सके, ऐसा पेयर में सेलेक्ट नहीं कर पाया, मतलब जिसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सके, देन वी यूज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसको किस तरह यूज करते हैं, ये यहां पर मैं नेक्स्ट इसमें लिख देता हूं पॉइंट बनाकर कि हाउ टू यूज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। और ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज क्यों होता है ये भी बता देता हूं। देन वी यूज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या मेंबर्स। ये जो आपके पास फ्रैक्शन लिखे हुए हैं dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर, इन्हीं को हम बढ़ा देंगे इनके जैसे मेंबर से, और मेंबर्स दोनों एक ही बात है। अब प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू इंक्रीज दीज मेंबर और फ्रैक्शन। तो मान लीजिए लेट एल एम एन आर मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स आपको उतने ही लेने जितने ये मेंबर हैं। क्लियर है? देन तब आपका रिलेशन किस तरह लिखा जाएगा, वैसे ये एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी है। तो ये मेंबर आपके लिखे जाएंगे, फर्स्ट मेंबर विल बी dx अपॉन p, सेकंड मेंबर विल बी dy अपॉन q, थर्ड मेंबर विल बी dz अपॉन r। अब ये फोर्थ मेंबर मैंने एग्जिस्ट कराया, यानी जैसे कहा था कि टीचर ने पहले आपको 3 क्वेश्चन दिए थे और कहा था इनमें से 2 सेलेक्ट करो, आप नहीं कर पाए, तो आपको कहा चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, तो उसका नाम रख दिया क्वेश्चन नंबर 4। और अब आपसे कहा जा रहा है कि अब इनमें से 4 में से कोई 2 प्रॉब्लम सोल्व करो, तो वो चौथा जो मेंबर है वो इनके जैसा ही होगा, इन्हीं के इक्विवेलेंट होगा। तो फोर्थ मेंबर क्या है, अब लिखने का तरीका सीखिए। ये जो मेरे पास 3 मेंबर है, फर्स्ट मेंबर के न्यूमरेटर को एल से मल्टीप्लाई कर दो यानी फर्स्ट मल्टीप्लायर से, सेकंड मेंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो एम से, और थर्ड मेंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो एन से, और तीनों को सम कर दो। तीनों को ऐड करने के बाद ये बना फोर्थ मेंबर का न्यूमरेटर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई एल बाय एल इन पी, एम को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू में और एन को मल्टीप्लाई करेंगे आर में, और इनको भी ऐड कर देंगे। तो ये बना एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये मेरे पास आ गया। तो अब मेरे पास कितने मेंबर हो गए, 4। अब आपके पास चॉइस बढ़ गई हैं, अब आपको इन 4 मेंबर में से कोई 2 मेंबर सेलेक्ट कर क्वेश्चन करना है, तो काम आसान हो गया। हालांकि ये कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेंबर सेलेक्ट करने का एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो काफी यूजफुल है। और जनरली 90% क्वेश्चन, बल्कि 90 से भी ज्यादा, ये क्वेश्चन इसी रूल के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। तो किस तरह हम लेते हैं ये मल्टीप्लायर्स, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। द मल्टीप्लायर्स, हालांकि ये फिक्स रूल नहीं है, द मल्टीप्लायर्स एल एम एन आर एज्यूम्ड, किस तरह इनको माना जाता है, इन सच अ वे, इनको मानने का जो तरीका वो मैं लिखने जा रहा हूं। इन सच अ वे, क्या तरीका होता है, नंबर 1 पहला कि एल पी एम क्यू एन आर ये वैल्यू 0 बन जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं 0 बनाने की कोशिश करूंगा, ये वैल्यू क्या बन जाए, 0। यानी आप मल्टीप्लायर इस तरह यूज करें जो आपका जनरेटेड न्यू मेंबर है उसका डिनोमिनेटर 0 नजर आए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, चाहे डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में नजर आ जाए। ठीक है? तो एल पी प्लस एम क्यू एन आर,
क्लियर है? अगर मैं क्या करूं, इसका डिफरेंशियल करूं, इसका इसका, तो आपको न्यूमरेटर नजर आ जाए। क्या नजर आ जाए? न्यूमरेटर प्लस एन डी जेड, कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, डेरिवेटिव के अलावा इसमें कुछ और फ्रैक्शन भी हो सकता है जो बाद में कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के कुछ पार्ट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर बन जाए। अब कैसे बनेगा ये बात आपको यहां तो कम समझ में आएगी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां आपको 100% ये बात समझ आ जाएगी। ये वाला तो क्लियर है, क्लियर है? कुछ ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए इस वाले को बता रहा हूं मैं कि आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, टी, तो डिनोमिनेटर जो है मान लीजिए अपॉन में, इस तरह ही बताता हूं, मान लीजिए अपॉन में आपके पास है टी, तो न्यूमरेटर आपका कुछ इस तरह होगा डी टी। अब टी के साथ कुछ और भी हो सकता है, यानी टी होगा और उसका न्यूमरेटर, उसका जो डेरिवेटिव है वो कहां होगा, न्यूमरेटर में। इस तरह के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर नीचे x प्लस वाई बना तो ऊपर आपको नजर आना चाहिए dx प्लस dy, इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। अगर अपोन में आपका बन रहा है x माइनस वाई, तो न्यूमरेटर में नजर आना चाहिए dx माइनस dy। क्लियर है? ये सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, यानी जैसे ही आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो आपको न्यूमरेटर में नजर आना चाहिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे, और ये जनरली है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ऑलवेज। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। इन मेथड को और क्लियर करने के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इस मेथड का मतलब समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने 2 प्रॉब्लम लिखी हुई है, इन्हीं को मैं 1 बाय 1 सोल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आता हूं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं ये लैग्रेंज इक्वेशन है, तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जो आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू माइनस जेड एक्स वन। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको वर्किंग रूल के बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो कितना होगा यहाँ पर, इसके बाद मैं लिखूंगा लैग्रेंज इक्वेशन, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे पी क्यू एंड आर। तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग वन विद, ये देखिए मैं अभी तीसरा लेक्चर लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूं लैग्रेंज का, और अभी भी पूरा डिटेल में कर रहा हूं, तो आप भी पूरा डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। वी गेट, क्या मिलने वाला आपको, P इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, Q इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और R इक्वल टू मिलने जा रहा है माइनस जेड एक्स। ये वैल्यू मुझे मिली, बात समझ गए? ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू आर की। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या बनेगी, द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनी है, ये आ गई मेरे पास dx अपॉन p dy अपॉन q, और ये आ गया dz अपॉन r। दैट इज दिस इंप्लाइज dx अपॉन p, p का मतलब y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और dy अपॉन q, q का मतलब माइनस एक्स वाई, और dz अपॉन माइनस जेड एक्स। देखिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करने से पहले आपको पुराना मेथड ही लगाना पड़ेगा, ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट रूल, यानी रूल ऑफ टाइप नंबर 1। और उसमें क्या कहते थे हम, जो रूल था वो ये कहता था कि आप इसमें एक पेयर सेलेक्ट कीजिए इन मेंबर्स का, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड। तो मैंने यहां पर देखा अगर मैं सेकंड और थर्ड मेंबर सेलेक्ट कर लूं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा x। क्लियर है? क्योंकि y और z में इक्वेशन बनेगी, लेकिन x से x कैंसिल हो जाएगा। तो बड़े आराम से मुझे मेंबर दिख रहा है, ये पेयर दिख रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे यहां पर, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को मैंने ले लिया। तो क्या बना ये बना मेरे पास dy अपॉन माइनस एक्स वाई, और dz अपॉन माइनस जेड एक्स, और x से x हो गया कैंसिल, और ये मेरे पास बना dy अपॉन y, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देना, dz अपॉन z। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेरिएबल आर सेपरेटेड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने कर दिया यहां पर इंटीग्रल। ठीक है, अभी इसमें जो आज का मेथड है मल्टीप्लायर तो यूज ही नहीं हुआ है, पुराने मेथड से चल रहा है। लोगरिथम ऑफ y इक्वल टू लोगरिथम ऑफ z, चलिए लोगरिथम में मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, ये लोग आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो अगर लोगरिथम ऑफ y माइनस लोगरिथम ऑफ z इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c1, दिस इंप्लाइज लोगरिथम ऑफ y अपॉन z इक्वल टू लोगरिथम ऑफ c1, यानी ये बना y अपॉन z इक्वल टू c1, और ये रिलेशन आ गया मेरे पास 3। क्या आ गया ये रिलेशन आ गया मेरे पास 3। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास रही, इसको देख लीजिए ध्यान से। अभी राइट हैंड साइड में मैं करने जा रहा हूं, इसका दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करूंगा जिसका नाम होगा v इक्वल टू c2। वास्तव में ये है u इक्वल टू c1। u का मतलब क्या है? y अपॉन z। तो अब आप देखिए कोई और सिलेक्शन कर सकते हैं आप। आपने सेकंड और थर्ड तो कर लिया, अभी आपके पास दो चॉइस बची हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम जेड करेगा और जेड प्रॉब्लम रहेगी, आप दूर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाई, और वाई प्रॉब्लम है ये आपके पास रहेगी, इसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अब टाइम आ गया है एक क्वेश्चन और बढ़ाने का, यानी एक मेंबर और बढ़ाने का, क्योंकि अगर आपके पास 4 मेंबर हो जाएंगे तो आप फिर किन्हीं दो को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुल मिला के 6 चॉइस होंगी। अभी तक आपके पास सिर्फ कितनी चॉइस थी? 3, उसमें से एक आपने यूज कर ली। क्लियर है? लेकिन अगर एक मेंबर और बढ़ा दूं तो चॉइस आपकी बढ़ जाएगी, तो वही काम मैं करने जा रहा हूं राइट में। तो इसके लिए मैं मेंबर बढ़ाऊंगा और यूज करूंगा मल्टीप्लायर्स। अब मल्टीप्लायर किस तरह यूज करेंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं तो हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी आपको लगे, लेकिन जैसे आप इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन मैं आज सोल्व करूंगा, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अगर कर लेंगे तो मल्टीप्लायर्स लेना आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो देखिए मैं फोकस करूंगा डिनोमिनेटर पर, क्योंकि मैं कुछ ऐसे मल्टीप्लायर यूज करूंगा, कुछ ऐसे क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन मेंबर को कि इनका रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई और एडिशन होने के बाद 0 आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बताया था इसको मल्टीप्लायर से लेने का तरीका? मैंने बताया था अगर एल एम एन आपके मल्टीप्लायर हैं तो आपका रिजल्ट बनेगा, नया मेंबर बनेगा, क्या बनेगा? पहला मेंबर वही रहेगा, दूसरा वही रहेगा, तीसरा वही रहेगा, फोर्थ बनेगा एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई, सॉरी एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ये यानी इनमें आप एल का मल्टीप्लाई, एम का मल्टीप्लाई और एन का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये हमारा बना फोर्थ मेंबर। और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि ये मेंबर या तो 0 बन जाए या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाए। इसका डेरिवेटिव कहां जाए? न्यूमरेटर में। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो पहला मेरी चॉइस रहेगी 0 बनाने की। तो 0 बनाने के लिए क्या मुझे करना चाहिए? ध्यान देंगे ये जो अपॉन वाली टर्म इनको मैं रफ काम के लिए पहले लिख लेता हूं, थोड़ा रफ काम देखते हैं। पी का मतलब है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्यू का मतलब है माइनस एक्स वाई, और इसका मतलब है माइनस जेड एक्स। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करो इनमें मल्टीप्लाई करके कि 0 बन जाए। ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे जरा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट नजर आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। सेकेंड टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नजर आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ये जेड है, जेड से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये नजर आएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो इसका मतलब एक्स वाई जेड ऐसे 3 क्वांटिटी मेरे पास हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद फोर्थ मेंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आने जा रहा है? 0। तो यही बात मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर ले लिया टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। इसको मल्टीप्लायर्स की तरह यूज कर लो। तो क्या बनाइए? dx फर्स्ट मेंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं होगा, और थर्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो फोर्थ मेंबर है वो आपका क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करो x है, तो ये बना x dx, ये बना y dy, और ये बना z dz, ये d था।
और अपोन में कितना आ गया, चलो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। आपने यहां पर x का मल्टीप्लाई किया तो आ गया x वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। आपने सेकंड टर्म में y से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो कितना बना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। आपने थर्ड टर्म में z से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये क्या बना, माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन ये सब आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो रिजल्ट बना मेरे पास dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, dy अपॉन माइनस एक्स वाई, और ये बना dz अपॉन माइनस जेड एक्स, और ये आ गया x dx प्लस वाई dy अपॉन जेड dz अपॉन 0। क्लियर है, ये आ गया मेरा फोर्थ मेंबर। ठीक है, तो फोर्थ मेंबर अगर अपॉन में 0 आ गया तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होने जा रहा है। क्या करने वाला हूं मैं अब इसमें, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट मेंबर, ये आ गया सेकंड मेंबर, ये आ गया थर्ड मेंबर, और ये आ गया फोर्थ मेंबर। अब यहां पर इस फोर्थ मेंबर को आप किसी के साथ भी सेलेक्ट कर लो, जिसके साथ आपका मन करे। अपोन में 0 होने के कारण ये काम बड़ा आसान कर देगा। तो चलिए मैंने ले लिया टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ मेंबर। अगर देखिए बाद में मैं क्या करूंगा, इनको लिखा ही नहीं करूंगा, मैं यहां पे लिख दिया करूंगा ईच फ्रैक्शन। क्या लिख दिया करूंगा, ईच फ्रैक्शन, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट एंड फोर्थ मेंबर, तो रिजल्ट क्या बना मेरे पास, ये बना dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स dx वाई dy प्लस जेड dz, और अपोन में कितना आ गया 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एवरीथिंग क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की 0। क्लियर है, और मैंने इसको फिर पलट के लिख दिया इक्वल टू 0, ये रिलेशन आया। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ a अपॉन 0 इक्वल टू b अपॉन c, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0। इस 0 को आप ऐसे समझ लें कि इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो क्या बन गया ये a इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका समझ लीजिए बस इस तरह, बात समझ गए। तो क्या बना, ये 0 मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दी, और शिफ्ट करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या बन गई आपकी 0। तो रिजल्ट आ गया x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सेकंड मेंबर के साथ लिखता तब भी रिजल्ट आता, क्योंकि सेकंड मेंबर पूरा का पूरा 0 बन जाता। और अगर मैं इसको थर्ड मेंबर के साथ लिखता तब भी रिजल्ट यही आता। तो मैं फर्स्ट एंड फोर्थ लूं या सेकंड एंड फोर्थ लूं या थर्ड एंड फोर्थ लूं, एक ही कहानी यहां पर आएगी। तो यहां पर अब तो इंटीग्रल किया जा सकता है, dx के साथ x है, dy के साथ y है, dz के साथ z है, यानी वेरिएबल सेपरेट है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो। तो लेफ्ट हैंड में रिजल्ट आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक कांस्टेंट। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो राइट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। बात क्लियर है। अब इस कांस्टेंट को भी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, C2। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये आ गया मेरे पास सेकंड रिलेशन। अच्छा, पहला रिलेशन मैंने यहां पर रब कर दिया है। पहला रिलेशन था, आई थिंक इट वाज y अपॉन z इक्वल टू C1। तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिख सकते हैं आप जनरल सॉल्यूशन, दोनों को एक ही फंक्शन में लाके लिख दो फाई के साथ। तो ये लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं, तो मैं चाहूंगा आपसे इसके टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ये दोनों लेक्चर आप देख लीजिए। तो क्या होगा इसका कंबाइंड सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये आपके पास आ गया, क्या बना, पहला रिलेशन था y अपॉन जेड इक्वल टू C1, दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, यानी सिर्फ v लिखेंगे। ये u को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, और ये v को रिप्रेजेंट करता है, और ये सॉल्यूशन मैंने ये वाला लिखा है, समझ गया। तो ये कहानी मैंने लिखी है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, ऐसे समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो ये आपका बना कंप्लीट सॉल्यूशन। बात क्लियर है। तो ये कहानी मेरे पास रही। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 2, इसी का सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। तो एज पर वर्किंग रूल सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन। तो क्या बनेगी गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन है मेरे पास mz माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इक्वल्स टू एल वाई माइनस एम एक्स, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 1। इसके बाद जैसा वर्किंग रूल कहता है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे चाहिए कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर। तो इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग वन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग वन विथ, इसको मैंने कंपेयर कर दिया किससे? पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। वी गेट, क्या रिजल्ट आपको मिला? कैपिटल पी आपको मिला एम जेड माइनस एन वाई, ये वाई है। ठीक से लिखता हूं, ये मेरे पास एम जेड माइनस एन वाई और क्यू मेरे पास है एन एक्स माइनस एल जेड, और यहां पर आर मेरे पास है एल वाई माइनस एम एक्स। बात क्लियर है? तो ये मेरे पास आया पी क्यू आर। चलिए अब मैं लिखता हूं लैग्रेंज इक्वेशन। जैसा आप जानते हैं क्या होंगी लैग्रेंज इक्वेशन? द लैग्रेंज इक्वेशंस आर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ये मेरे पास पड़ेगा dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r। ये मेरे पास बनी है। क्या बनी है? लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद क्या करेंगे आप? यहां पर आ जाएगा dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई और dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड, और ये आ जाएगा dz अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। ये आ गया मेंबर नंबर 1, ये आ गया 2 और ये आ गया मेरे पास 3rd। तो ये रिलेशन मेरे पास यहां पर आ चुके हैं। अगर मान लीजिए मैं रूल नंबर 1 ही लगा दूं और इनको आपस में क्या कर दूं, फर्स्ट और सेकंड मेंबर अगर मैं ले लूं, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कौन? जेड, और जेड रहेगा। अगर मैं सेकंड और थर्ड मेंबर ले लूं, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कौन? एक्स, और एक्स रहेगा, यानी मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा। और अगर फर्स्ट और थर्ड मेंबर लूं, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट रहेगा वाई, और वाई प्रॉब्लम में बना रहेगा, यानी मैं कोई भी पेयर सेलेक्ट करूं इसको फाइनली सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो अब टाइम आ गया है किसका? एक और मेंबर जनरेट करने का। तो मेंबर में यहां पर नया मेंबर जनरेट करने वाला हूं। ठीक है, तो किस तरह जनरेट करेंगे उसी की बात मैं यहां पर अब करूंगा। ठीक है, चलिए तो जनरेट करते हैं मेंबर। बात समझ गए? क्योंकि इनमें से मैं कोई भी पेयर नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूं, तो नया मेंबर में जनरेट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने तरीका ये बताया था, अगर आप एल एम एन मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन से डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर लिखने का तरीका क्या था? एल का मल्टीप्लाई यहां पर करो, एम का मल्टीप्लाई यहां पर करो, एन का मल्टीप्लाई यहां पर करो, एल एम एन कुछ भी हो सकते हैं। ऐड करने के बाद या तो रिजल्ट 0 आ जाए, या उस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। तो चलिए मैं डिनोमिनेटर पे फोकस करता हूं। डिनोमिनेटर मेरे पास एम जेड माइनस एन वाई, यह है एन एक्स माइनस एल जेड, और यह है मेरे पास एल वाई माइनस एम एक्स। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से, यहां मल्टीप्लाई किया वाई से, और यहां मल्टीप्लाई किया जेड से। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई किया? पहले नंबर में मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एक्स वाई जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहा हूं मैं पहले। तो मैं देख पा रहा हूं कि पहले रिलेशन में एक्स गायब है, दूसरे में वाई गायब है, और तीसरे में जेड गायब है। आप इनको इंट्रोड्यूस करो और देख तो नई चीजें क्या बनती है, उसके बाद चेक करेंगे कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं। अभी आप ज्यादा मल्टीप्लायर आपने यूज नहीं किए, धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आसानी से आप मल्टीप्लायर पहचान पाएंगे। तो कितना बनाइए? एम एक्स जेड, ये बना मेरे पास माइनस एन एक्स वाई, ये बना मेरे पास एन एक्स वाई, और ये बना मेरे पास माइनस एल वाई जेड, और ये मेरे पास बना एल वाई जेड, और ये बना मेरे पास माइनस एम एक्स जेड। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, तो एम एक्स जेड से ये कैंसिल हो गया, एल वाई जेड से ये कैंसिल हो गया, एन एक्स वाई से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 0।
यानी डिनोमिनेटर हमारा कितना बना 0। तो चलिए मल्टीप्लाई ले लेते हैं, हमारे काम आएगा। टेकिंग x, जरूर नहीं 0 ही बने, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई ऐसी टर्म बन जाए जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नजर आ जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। जैसे आपने मल्टीप्लायर की तरह यूज किया तो पहला मेंबर मेरे पास रहा dx अपॉन, ये बना mz माइनस ny, और ये बना dy अपॉन, क्या बनेगा ये nx माइनस lz, और ये बना dz अपॉन ly माइनस mx। तो ये रिलेशन मेरे पास आया, बात क्लियर है। लेकिन आपने मल्टीप्लायर यूज किए कौन, एक्स वाई जेड, तो पहले जो फोर्थ मेंबर बनेगा, चलो यहां जगह कम है, यहां को लिख देता हूं, ये बनेगा एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड। भाई न्यूमरेटर में क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई, वाई का मल्टीप्लाई और जेड का मल्टीप्लाई। इसके बाद एक्स वाई जेड को जरा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये वाली टर्म आएंगी, और ये वाली टर्म आएंगी। आप चाहे इन्हें इस तरह लिखो या डायरेक्ट क्या लिख दो इसकी जगह 0। क्लियर है। अब रिलेशन ये बना, ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड, और ये कौन है थर्ड मेंबर, और ये आ गया मेरे पास फोर्थ मेंबर। तो करना क्या है, आप फर्स्ट और फोर्थ सेलेक्ट करो, सेकंड या फोर्थ सेलेक्ट करो, या थर्ड एंड फोर्थ सेलेक्ट करो, सबका एक ही मतलब है, क्योंकि ये वाला 0 इस पूरे मेंबर को क्या बनाने वाला है 0। तो इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड लिखना बंद करता हूं, और यहां पर मैंने लिखा ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन का मतलब है आइदर फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। तो ये बना मेरे पास एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड अपॉन 0। इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये पूरा मेंबर आपको सेलेक्ट हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये बन गया मेरे पास, ये रिलेशन आ गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रल करने के बाद ये रिजल्ट बना मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना बनाइए, कांस्टेंट। क्या बनाइए, कांस्टेंट। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको, इसी रिजल्ट को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने राइट में कर दिया, और 2 का मल्टीप्लाई राइट में करने के बाद ये रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 इंटू कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट। चलिए इसको नाम दे दिया मैंने C1। क्या नाम दे दिया इसको, C1। ये पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है। अच्छा, सेलेक्ट तो हम पहले ही नहीं कर पा रहे थे मेंबर, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो फिर मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। अगर सेलेक्ट कर पाता तो पहले ही मिल गया होता मेंबर, इसका मतलब सिलेक्शन तो वैलिड नहीं है। क्लियर है। जब सिलेक्शन वैलिड मेरे पास नहीं है तो फिर मैं एक मेंबर जनरेट करूंगा और फिर 4 मेंबर में से कोई 2 सेलेक्ट करूंगा। यही पुराना मेथड में लगाता हूं। चलिए इसकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, तो ऊपर में लिख देता हूं यहां पर क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे। यहां पर मैं सेलेक्ट करने वाला हूं फिर एक कुछ मल्टीप्लायर्स जिससे रिजल्ट हमारा आ जाए, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। एम जेड माइनस एन वाई कितना है, एन एक्स माइनस एल जेड, और यह था मेरे पास एल वाई माइनस एम एक्स। जरा कीजिए मल्टीप्लाई। अब देखो मैं यहाँ एल एम एन के पॉइंट टू व्यू से चीजों को चेक कर रहा हूं। पहले रिजल्ट में एम और एन है, एल नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दो। दूसरे में एन और एल है, एम नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दो। तीसरे में एल और एम है, एन नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बना एल एम जेड माइनस एल एन वाई। ये क्या बनेगा, एम का मल्टीप्लाई एम एन एक्स माइनस एल एम जेड। तीसरा क्या बनेगा, एल वाई, सॉरी पहले एन का मल्टीप्लाई एल एन वाई माइनस एम एन कितना बना एक्स। इनको ऐड कर दो, एल एम जेड से एल एम जेड कैंसिल, एल एन वाई से एल एन वाई कैंसिल, एम एन एक्स से एम एन एन कैंसिल, यानी आंसर आ गया 0। परफेक्टली फाइन। मैं यहां पर क्या सेलेक्ट कर सकता हूं, टेकिंग एल एम एन एज मल्टीप्लायर्स, इनको मल्टीप्लायर्स की तरह आप यूज कर लो। क्लियर। इनको मल्टीप्लायर्स की तरह यूज करने के बाद क्या रिजल्ट बनेगा आपका, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। जब अपोन में 0 बनना ही है और आपको समझ आ गया है
कि डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर भी मत लिखो, यहां पर लिखो आप ईच फ्रैक्शन। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका फोर्थ मेंबर का डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, क्योंकि आप फिर इसको चाहे फर्स्ट मेंबर के साथ लिखो, चाहे सेकंड के साथ लिखो, चाहे थर्ड के साथ लिखो, आपका न्यूमरेटर फोर्थ मेंबर का 0 के इक्वल ही आएगा हमेशा। तो क्या बनाइए, यहां पर मल्टीप्लाई एल का किया है, एल डी एक्स एम डी वाई, और ये बना एन डी जेड। डिनोमिनेटर आप समझ ही गए होंगे, एल एम एन का मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उधर कैलकुलेट करके दिखाया कितना बना ये 0। आप कैलकुलेट करके दिखाना चाहे दिखा दीजिए, अदरवाइज रफ पे सोल्व करके डायरेक्ट लिखो। तो यहाँ रिजल्ट मेरे पास आया है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एंड डी जेड इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट का मतलब है कि dx के साथ y और z नहीं होना चाहिए, x हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो। इसी तरह यहाँ पर dy के साथ, ये गलती से मैंने y लिख दिया, ये है मेरे पास बच्चों dy के साथ क्या होना चाहिए, y हो या कोई कांस्टेंट हो, x और z नहीं होना चाहिए। इसी तरह dz के साथ x और y नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसा करने के बाद आपको मिला ये lx my nz इक्वल टू c2। ये दूसरा रिजल्ट आया। अब ये आने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आसानी से आप लिख सकते हैं देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये मेरे पास बना इसका जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद अभी मैं एक दो प्रॉब्लम और सोल्व करने वाला हूं। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। चलिए तो एज पर वर्किंग रूल सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन लैग्रेंजे इक्वेशन। अब ये कई बार मैं बता चुका हूं, थोड़ी चीजें डायरेक्ट लिखूंगा। गिवन इक्वेशन क्या होगी, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू पी वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू क्यू, और ये आ गया जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 1। कंपेयर किससे करोगे इसको, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कंपेयरिंग 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है वो पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। वी गेट, क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, P इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ये आ गया Q इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और ये बना मेरे पास R इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये रिजल्ट बना। क्लियर है। तो क्या करेंगे इसके बाद, देयरफॉर लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या बनेगी, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, इनके बारे में मैं लिख देता हूं। ये बनेगा मेरे पास dx अपॉन p dy अपॉन q, और ये बना dz अपॉन r। तो dx अपॉन p क्या बनेगा, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, और dy अपॉन ये बना मेरे पास वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और ये आ गया मेरे पास dz अपॉन जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका नाम है लैग्रेंजे इक्वेशन, सॉरी लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको 2 कहो, इसको मैंने कहा है 1। अब जैसा वर्किंग रूल था, आप इसमें से मेंबर सेलेक्ट करो, लेकिन सेलेक्ट कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड में जेड प्रॉब्लम करेगा, सेकंड और थर्ड में एक्स प्रॉब्लम करेगा, फर्स्ट और थर्ड में वाई प्रॉब्लम करेगा, और कोई इलाज आपके इसके पास नहीं है। तो मेंबर बढ़ाओ, ठीक है। तो मेंबर बढ़ाने के लिए ये न्यूमरेटर के साथ साथ, बल्कि न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर बड़ी हेल्प करता है आपकी। कोशिश करो इसको 0 बनाने की। अगर 0 नहीं बनेगा तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ उसके कुछ पार्ट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो। फिलहाल 0 बनाने की कोशिश करता हूं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और ये जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसमें से ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर हटा दूं, यहां से वाई स्क्वायर हटा दूं, यहां से जेड स्क्वायर हटा दूं, तो वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई का सब 0 बन जाएगा। तो इनको हटाने के लिए क्या करो, यहां पर 1 एक्स स्क्वायर,
यहाँ पर 1/y², यहाँ पर 1/z²। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना y माइनस जेड, ये बनेगा z माइनस एक्स और ये बनेगा x माइनस वाई। और जैसे ही आप ऐड करोगे तो आंसर आ गया 0। बिल्कुल परफेक्टली फाइन, मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, टेकिंग फोर्थ मेंबर बनाने जा रहा हूं, टेकिंग 1/x², 1/y², 1/z² एज मल्टीप्लायर्स। इनको मैंने मल्टीप्लायर्स की तरह यहां पर यूज कर लिया। क्लियर है? तो जैसे मल्टीप्लायर की तरह यूज किया तो वी गेट क्या बन जाएगा, या इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगी इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज करेगी फर्स्ट मेंबर ईच फ्रैक्शन लिख दो, क्योंकि जब आपके पास फोर्थ मेंबर जो मैं बनाऊंगा उसका डिनोमिनेटर अगर 0 है तो आप ईच फ्रैक्शन लिखो, क्योंकि वो किसी भी मेंबर के साथ जाने पर इक्वल रिजल्ट देगा। पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लायर 1/x² dx, दूसरा 1/y² dy, तीसरा 1/z², क्या बना dz, अपोन में कितना आ गया 0। अभी 0 को शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा रिलेशन, ये बना मेरे पास, दिस इंप्लाइज 1/x² dx, 1/y² dy, 1/z² dz इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, आपके पास वेरिएबल सेपरेट है। ठीक है, चलिए इंटीग्रल का निशान भी लगा देता हूं इस बार। 1/x², 1/y² और ये dy वगैरह तो लिखते रहेंगे, 1/z² dz इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए लेफ्ट में क्या बनाइए, 1/x² यानी x की पावर -2 माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस माइनस को राइट में शिफ्ट कर दो, फिर भी एक ये नया कांस्टेंट ही बना रहेगा, और इस कांस्टेंट की जगह C1 लिख दो तो क्या बनाइए 1/x 1/y 1/z इक्वल टू C1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पहला रिजल्ट। चलिए फिर दोबारा 0 बनाने की कोशिश करता हूं, अगर बन गया तो। जैसे यहां पर आपने x², y² z² को हटा दिया था, अगर यहां से सिर्फ आप x को हटाएं, यहां से सिर्फ y को हटाएं और यहां से सिर्फ z को हटाएं तो x² में से x हटाने का मतलब x रह जाएगा, y² में से y हटाने का मतलब y रह जाएगा, z² में z हटाने का मतलब z रह जाएगा। लेकिन ऐसा कब आएगा, जब आपने मल्टीप्लायर क्या लिए हो 1/x 1/y 1/z। चलिए वही करता हूं, तो यहां पर x² y² z² वापस लिख दो, लेकिन 1/x का मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट क्या बना, ये x² x कैंसिल हो गया, x का मल्टीप्लाई होकर क्या बना x xz। ये भी सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा, y से y कैंसिल और y² में से y बचा, तो ये क्या बना मेरे पास yz माइनस xy, यहां पर z कैंसिल एक, तो क्या बना ये xz माइनस yz। चेक कर लो, xy से xy कैंसिल, xz से xz कैंसिल और yz से yz कैंसिल। तो क्या मल्टीप्लायर यूज कर दोगे आप इस बार, मल्टीप्लाई यूज करें आपने 1/x 1/y 1/z, जिससे मेरा डिनोमिनेटर फोर्थ मेंबर का क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर्स, और यहाँ पर कितना आएगा 1/x dx 1/y dy 1/z dz और डिनोमिनेटर आ गया 0। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास अब बदल गई, ऊपर मैंने लिख ही दिया है 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर्स। तो क्या बनेगा ये रिलेशन मेरे पास आ गया 1/x dx 1/y dy और 1/z dz इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने इंटीग्रल किया तो क्या बनेगा ये बनेगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log C2 लिख दो चलो, और ये आ गया मेरे पास x y z विद लोगरिथम, और इधर आ गया ये log C2, यानी रिजल्ट बना x y z इक्वल टू C2। ये मेरे पास आ गया सेकंड रिलेशन, यानी ये आ गया v इक्वल टू C2। क्या आ गया ये v इक्वल टू C2। अब आप क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख दो। पहला वाला रिजल्ट मैंने हटा दिया है, लेकिन मुझे पता है वो रिजल्ट क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू C1। आप थोड़ा सा बैक जाकर देख लीजिए उसको, तो क्या बनेंगे, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा ये
ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा 5 ऑफ, कितना होगा ये 5 ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कोमा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने सोल्व किए यहां पर थर्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए एक प्रॉब्लम और सोल्व करता हूं, प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद लेक्चर का एंड कर देंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन अगर ये चारों प्रॉब्लम आप करते हैं तो काफी हद तक आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स यूज करने आ जाएंगे। फोर्थ इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, लैग्रेंज इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लैग्रेंज इक्वेशन क्या है ये मेरे पास, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एज यूजुअल मैं इसको कंपेयर करूंगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे आप इसको कंपेयर करेंगे पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा वी गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा, P इक्वल टू एक्स स्क्वायर, Q इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड R इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ये मुझे रिजल्ट मिला। क्लियर है? इसके बाद क्या लिखेंगे आप, लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनेंगी, लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशंस आर, सॉरी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर क्या बनी है, ये मेरे पास बना dx अपॉन p dy अपॉन q, और ये आ गया बच्चों dz अपॉन r। बात समझ पा रहे हैं? तो dx अपॉन p क्या होगा, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आ गया dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड। ये मेरे पास मेंबर आए, और इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेंबर, जैसे आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो आप 2। ये फर्स्ट मेंबर और ये सेकंड मेंबर। लेकिन इस बार बिल्कुल शुरुआत में आपको मल्टीप्लायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये बड़े आराम से आपको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि इनमें जेड है ही नहीं, तो सॉल्यूशन देंगे तो इसका यूज करो। अब ये नहीं कि मल्टीप्लायर सीख गए तो मल्टीप्लायर से यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो कीजिए। तो पहला रिलेशन मुझे बड़ी आसानी से मिल पा रहा है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। तो क्या बनी कहानी है, यहां पर बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बना dy अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आपने यहां पर देखा वेरिएबल सेपरेट है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा रिलेशन, ये बना मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो इंटीग्रल का साइन भी लगा देता हूं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया मेरे पास -1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है? -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यानी ये बना मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस, मैं लास्ट में जाके इसको C1 या C2 लिखता हूं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास C1। पहला रिलेशन मेरे पास आ गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी ये आ गया एक तरह से मेरे पास U इक्वल टू C1। ठीक, अब मैं दूसरा रिलेशन लेता हूं। अब आप फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो Y परेशान करेगा, सेकंड और थर्ड लेंगे तो X परेशान करेगा, नहीं ले पाएंगे। मल्टीप्लायर्स का यूज करके देखता हूं। तो यहां पर मेरे पास ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर, और इधर है एक्स प्लस वाई इंटू जेड। और आप देखें किसी का भी मल्टीप्लाई इसमें मैं करूं, ये इनका कॉम्बिनेशन 0 नहीं बन पा रहा। तो कोई बात नहीं, एक दूसरा तरीका भी था, कुछ ऐसा मैं करूं कि इसका न्यूमरेटर में क्या बन जाए, डिनोमिनेटर के कुछ पार्ट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। तो कुछ मैं ऐसा ही करने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर है एक्स प्लस वाई। तो ठीक है, मैं कुछ ऐसा यूज करता हूं कि x प्लस वाई या x माइनस वाई कुछ ऐसा बन जाए जिससे ऊपर इसका डेरिवेटिव नजर आ जाए। तो मैं लिखता हूं, पहले आप देखिए मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। टेकिंग, ये अभी आपको कहानी समझ में आएगी, टेकिंग 1 -1 0 एज मल्टीप्लायर्स। तो मल्टीप्लायर क्या यूज किए मैंने,
1 -1 एंड 0, 0 तो मैं बना नहीं पा रहा इनको, तो मैंने कुछ इस तरह के मल्टीप्लायर यूज करे। और क्यों यूज किए ये अभी आपको समझ आएगा, पहले मैं लिख दूं इसको एक बार। dx अपॉन एक्स स्क्वायर पहला फ्रैक्शन, 0 नहीं आया तो आपको चारों फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे। dy अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आ गया dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड। फोर्थ मेंबर क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू डी एक्स, यानी dx, ये दूसरा बना -1 इंटू डी वाई, और तीसरा बना 0 इंटू डी जेड, अपोन में क्या बना एक्स स्क्वायर, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बना मेरे पास -1 इंटू वाई स्क्वायर, और ये बना 0 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। यानी कुल मिलाकर ये कहानी बनी dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर। अभी भी मल्टीप्लायर अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन क्यों मैंने ऐसा लिखा है अभी बात आप तक पहुंच जाएगी। तो ये बना मेरे पास dx माइनस dy, और अपोन में बना बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो कुछ ऐसा हो जाए कि अपोन में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव अगर आपको न्यूमरेटर में मिलता है तो भी हम इस टाइप का फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है, वो लगभग कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर एक नई प्रॉब्लम मेरे पास बनी, इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड, इसका नाम है थर्ड, और इसका नाम है फोर्थ। ध्यान देंगे चॉइस आपकी नहीं है हर मेंबर पर। अगर मैं थर्ड और फोर्थ लूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन रहेगा, यहाँ पर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाली टर्म जो एक्स प्लस वाई है ये आपको परेशान करेगी। कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखा टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ मेंबर, टेकिंग थर्ड एंड, इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए, अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये अप्लाई करने आ जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ही क्यों लेंगे ये आपको भी समझ आएगा। टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ मेंबर्स, तो ये रिजल्ट बना बच्चों मेरे पास dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड, और ये बना dx माइनस dy अपॉन क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने लिख दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मुझे ये टर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। क्लियर है, इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये हो गया कैंसिल। अब आप ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट बना dx माइनस dy, चलो इसको पहले नंबर पे लिख लेता हूँ x माइनस वाई, और ये बना dz अपॉन z। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर x माइनस वाई को जरा t समझो, लेट x माइनस वाई इक्वल टू t। तो न्यूमरेटर में आपको नजर आएगा dx माइनस dy, और इसका मतलब हो गया dt। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये वाला रिलेशन, ये क्या बन गया, ये बन गया dt अपॉन t इक्वल टू dz अपॉन z। क्लियर है, इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट में लिखता हूं, चलो यहां लिख देता हूं बस। अब तो ये लगभग कंप्लीट होने को है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या रिजल्ट मिला, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये रिजल्ट मिला मुझे log t, और राइट हैंड साइड में क्या मिला log z, और ये बना log c2 नया कांस्टेंट। तो ये आ गया log t माइनस log z, और ये आ गया log c2, ये बना logarithm ऑफ t अपॉन z इक्वल टू log c2, और दिस इंप्लाइज t अपॉन z इक्वल टू c2, और दिस इंप्लाइज t का मतलब क्या है, t का मतलब था x माइनस वाई अपॉन z इक्वल टू c2। तो ये बच्चों आ गया नेक्स्ट रिजल्ट। ये t माना था ना इसको, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, t का मतलब क्या, x माइनस वाई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, हेंस। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपका जीरो ही बने अपोन में, जब जीरो नहीं बनेगा तो डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कीजिए, और इनके अलावा कुछ और भी लग सकता है। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास बनाइए 5 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, और ये आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आया। ये बच्चों आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो टाइप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है।
लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है इस टाइप के टॉपिक में जहां सिमेट्री बहुत कम है कि आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मिलता हूं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।